हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जैसा कि कल मैंने आपसे कहा था कि आज के इस वीडियो में आपके जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न बच रहे हैं वो सारे क्वेश्चन जो है आज के इस वीडियो में सॉल्व कर दिए जाएंगे। यानी कि आज के इस वीडियो में पूरे लघु उत्तरीय प्रश्न एक साथ सॉल्व किए जाएंगे। चाहे ये वीडियो 1 घंटे का बने, 2 घंटे का बने, चाहे जितने टाइम का बने, पूरा सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आज के ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप सबको मालूम है कि इस वीडियो से लगभग 30 नंबर के क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल कंफर्म होने वाले हैं। जिस तरीके से लॉन्ग यानी कि विस्तृत उत्तरीय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसी तरीके से ये आपके जो है लघु उत्तरीय हैं, जिसमें से 2 और 3 अंक वाले ये प्रश्न है। ठीक है, 2 और 3 अंक वाले प्रश्न जो है आज के इस वीडियो में पूरी तरीके से सॉल्व किए जा रहे हैं। और जितने बच्चे लाइव हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो मैक्सिमम लाइव होना चाहिए। देखते हैं कितने बच्चे जो है लाइव आ सकते हैं। तो हम टारगेट रखते हैं कि 1000 बच्चे जो है लाइव आएंगे, यानी कि 1K। ठीक है, 1K कम से कम जो है लाइव आना चाहिए। 1K कम से कम लाइव आना चाहिए। आप लोग इसको इतना शेयर करिए कि 1K बच्चे जो है लाइव आ जाएं। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कहां तक हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अच्छा, उससे पहले कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें, जरूरी बातें, जैसा कि अब जो समय है वो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने का समय आ गया है। और अगर आप चाहते हो कि परीक्षा में आपकी ये वाली सिचुएशन ना होने पाए, या घर पे अगर आप सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, हाँ, एक और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आप ही लोगों के डाउट हैं जो कि जो है टेलीग्राम पे पूछे गए हैं कि सर सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो तैयार नहीं है, तो हम सैंपल पेपर को कैसे तैयार करिए। क्वेश्चन तो काफी अच्छा है, लेकिन जवाब भी आप लोगों के पास, अगर आप लोग ध्यान दें तो लगभग हर एक वीडियो में इसका जवाब हमने दिया है। बस आपको चीजों को पकड़ने की देरी है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट जवाब मैंने दिया है। हर एक सॉल्यूशन, हर एक डाउट का आपको इनडायरेक्ट जवाब मिला है। लेकिन अगर आप लोग ध्यान दें तो देखिए, अगर सिलेबस आपका तैयार नहीं है और सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो, उसमें डाउट आ रहा है, तो उसके लिए मैंने बताया है कि जितना आप चीज़ों को रिवाइज करिए। जैसे आप 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, या 3 चैप्टर आपका तैयार है, तो उस 3 चैप्टर के क्वेश्चन जो है उसको पहले सॉल्व कर लीजिए ना। उसको पहले सॉल्व करके देखिए कि वो क्वेश्चन सॉल्व हो गए या नहीं हो गए, तो उसका टाइम निर्धारित कीजिए। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आप 2 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या 3 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो इस पर जो मैक्सिमम आपको टाइम देना है, मैक्सिमम टाइम हम बता रहे हैं, मैक्सिमम टाइम जो है 4 से 5 मिनट का जो है 4 से 5 मिनट का समय मैक्सिमम देना है 2 से 3 नंबर वालों पर। ठीक है, और खास करके 2 नंबर है तो इस पर 3 से 4 मिनट का ही समय आप लोग दीजिए। ठीक है, उसी समय के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, कितना समय जा रहा है। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये परेशानी खत्म हुई। और अगर कोई परेशानी है तो अभी इसका थोड़ा सा लास्ट में हम और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से सैंपल पेपर को करना है सॉल्व। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत कुछ जो है स्पेशल चीजें आपको लास्ट में मिलने वाली है, क्योंकि एंड जो है ना बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। देखिए, सबसे पहले इसको तैयार किस तरीके से करना है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमने कहा कि सबसे पहले हमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, यानी कि सबसे पहली तैयारी हमारी दीर्घ उत्तरीय होनी चाहिए। और ये भी जो है कम से कम अब जो है एक एक चैप्टर पकड़ के चलने की बारी नहीं है। अब स्पीड जो है थोड़ा सा बढ़ाओ। अब कछुए की चाल से काम नहीं बनने वाला है। अब हमारा जो स्पीड है वो लगभग होना चाहिए एक दिन में कम से कम 2 चैप्टर का। ठीक है, एक दिन में 2 चैप्टर का। जिस तरीके से आप लोग जितना लेट करेंगे स्पीड आपको उतनी ही ज्यादा करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें आप चैप्टर वाइज करिए। ठीक है, फिर चैप्टर वाइज जो है आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए, अनसॉल्व पेपर जो सैंपल पेपर आपको मिले हैं उनको सॉल्व कीजिए। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। और आप ही लोगों के लिए, आप ही लोगों की सुविधाओं के लिए जो है हमने एक ब्रह्मास्त्र बैच स्टार्ट किया है, जिसकी कॉस्ट केवल 199 रुपए है। ठीक है, 199 में आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है। देखिए, इस बैच में क्या क्या मिसप्रिंट है मिलेगा होगा। ठीक है, क्या क्या मिलेगा, तो जैसा कि आपको मालूम कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू, 3 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी एक साथ। और साथ ही साथ सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो आपको चैप्टर वाइज नोट्स भी मिल जाएगा। चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल भी आपको सॉल्व किए हुए मिल जाएंगे एनसीईआरटी के। ठीक है,
एनसीईआरटी के जितने भी न्यूमेरिकल हैं चैप्टर वाइज सॉल्व करके हमने ऐप में अपडेट कर दिया है। आप चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और जैसा कि आज आप सबको मालूम है कि आज हो गया है 14 मार्च, ठीक है, आज है 14 मार्च। तो आज और कल सिर्फ और सिर्फ आपके पास 2 दिन का और समय है, उसके बाद इस बैच में कोई भी एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। तो जल्दी से जितने भी बच्चे नहीं जुड़े हैं वो पेमेंट करके जुड़ जाएं, ठीक है। चलिए आते हैं, इसमें लगभग हम लोग आई थिंक 10 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे, ठीक है। कितने क्वेश्चन? लगभग हम 10 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे, यानी धारा तथा अनुगमन वेग में ये संबंध स्थापित हो गया था। हाँ, इस क्वेश्चन की बारी है, यानी कि सिद्ध कीजिए, ठीक है। देखिए, सिद्ध कीजिए कि J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, जहां ई क्या है, जहां E इक्वल टू क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सिग्मा क्या है, ये आपकी है विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, किसी चालकतार की विशिष्ट चालकता, ये क्या चीज है आपकी, विशिष्ट चालकता, ठीक है। विशिष्ट चालकता क्या है, सिग्मा। और जे क्या चीज है, ये आपका है धारा घनत्व, क्या है, धारा घनत्व। तो अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम परिभाषा को देखें तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट बात है, धारा घनत्व होता क्या चीज है। धारा घनत्व की अगर हम बात करें तो धारा घनत्व क्या चीज होता है, ठीक है। धारा घनत्व जे बराबर क्या होता है, आई अपॉन ए, क्या होता है, आई अपॉन ए। और सिग्मा और ये जो आपका क्या है, विशिष्ट चालकता, तो विशिष्ट चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध में एक रिलेशन है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या रिलेशन है, जल्दी से आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या रिलेशन है, ठीक है। बात समझ में आई? चलिए, अगर हम देखें तो मान लेते हैं, जैसे माना किसी चालकतार का, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध कितना है, रो है, ठीक है। तब इस पदार्थ की जो विशिष्ट चालकता है, तब चालक की विशिष्ट चालकता कितनी हो जाएगी, चालकता सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/ρ, या सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, 1/ρ, ठीक है। ये चीज आपको मालूम है, ये रिलेशन पता है या नहीं, जल्दी बताइए, ये रिलेशन कितने बच्चों को पता है। लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा क्या कहती है, विशिष्ट प्रतिरोध, परंतु विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा से, परंतु विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा से विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा से, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध रो इक्वल टू क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध रो इक्वल टू होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बटे धारा घनत्व, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बटे धारा घनत्व। ये रिलेशन होता है किसमें, मालूम है किसमें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विशिष्ट प्रतिरोध और धारा घनत्व में ये एक रिलेशन होता है। बात समझ में आई? अब यहां से J इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर यहां से हम देखें तो J इक्वल टू क्या हो जाएगा, E अपान रो, और रो का मान कहां से रखना है, यहां से अगर आप बना लो इसे समीकरण नंबर 1, इसे समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो रो का मान समीकरण नंबर 1 से रखने पर तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से समीकरण, इसको अगर आप बना लो समीकरण नंबर 1, 2 और ये 3 हो गया, समीकरण 1 व 3 से, तो 1 और 3 से J इक्वल टू क्या होगा, ये स्मॉल j है बेटा, J इक्वल टू E अपान 1/1 अपान सिग्मा। तो 1 अपान सिग्मा है तो सिग्मा चला जाएगा ऊपर, तो ये इंप्लाइज कर देगा J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई।
जहां पे ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जे जो है धारा घनत्व है। यही चीज बेटा प्रूफ, और ये देखो हो चुका प्रूफ। ठीक है, सभी को क्लियरली एकदम बात समझ में आ गई? बोलो हाँ या ना जल्दी से। ठीक है, क्लियर बात समझ में आ गया? चलें अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो जल्दी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारा घनत्व जे से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक और बीमा लिखिए। धारा घनत्व जे बराबर क्या होता है? जे बराबर होता है I अपान ए। जे इक्वल टू क्या होता है? I अपान ए। ठीक है, यानी कि एकांक क्षेत्रफल से होकर जाने वाले धारा को हम क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। या डेफिनेशन में अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो एकांक क्षेत्रफल से, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली या गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं, को धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, यहां तक बात एकदम स्पष्ट क्लियर समझ में आ गई। तो अगर धारा घनत्व इसे जे से प्रदर्शित करते हैं, इसे जे से, स्मॉल जे से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल जे से प्रदर्शित करते हैं, तो अगर हम देखें जे इक्वल टू क्या हो जाएगा? I अपान ए। और अगर इसके हम मात्रक की बात करें तो मात्रक आपका क्या बन जाएगा? I का मात्रक हो जाएगा एम्पियर और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। और अगर इसके बीमा की बात की जाए तो बीमा क्या हो जाएगी? जल्दी से बताइए, जल्दी से सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में एकदम छाप के बताओ कि इसकी बीमा क्या होगी? बीमा क्या हो जाएगी? I माने एम्पियर, इसकी बीमा क्या होती है? ए बटे मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर यानी कि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की बीमा क्या होती है? मात्रक होता है मीटर, मीटर की बीमा क्या होती है? एल। तो स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। ठीक है, यानी अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा? ए एल की पावर -2। अब ये क्या होगा? ये सारी चीजें रहेंगी बड़े ब्रैकेट के अंदर, लेकिन कहीं कहीं आपको इस तरीके से लिखा मिल सकता है, कहीं कहीं इस तरीके से भी लिखा मिल सकता है m0 l की पावर -2 t की पावर 0 a। ठीक है, इस तरीके से भी आपको लिखा मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे m है नहीं तो m की पावर 0, जो चीज नहीं है उसकी पावर 0। ठीक है, जो चीज है उसकी वही पावर। ठीक है, तो बीमा आपको इस तरीके से लिखा मिल सकता है, ऐसे या ऐसे। तो आप किसी भी फॉर्म में बीमा लिखेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है। हो सकता है कि एमसीक्यू क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन मिल जाए और पता चले बीमा इस ऐसा भी लिख दे, ऐसा भी लिख दे, और एक बीमा ये भी लिख दे और चौथा ऑप्शन दे दे इनमें से कोई नहीं, तब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, बात समझ में आई? तब इसमें से कंफ्यूजन ज्यादा आ जाएगा। पता चला ऑप्शन नंबर 1 इसको बना दिया, ऑप्शन नंबर 2 इसको बना दिया, ऑप्शन नंबर 3 इसको बना दिया, और जो ऑप्शन नंबर 4 है वो लिख दिया नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो सही ऑप्शन आपका होगा, या सॉरी चौथा ऑप्शन जो आपका लिखेगा वो नन ऑफ दीज नहीं लिखेगा, उपरोक्त सभी लिखेगा। ठीक है, क्योंकि 3 के तीनों सही है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दीज, सभी जो है ये जो है किसकी? धारा घनत्व की बीमा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? कह रहा है कि विभवमापी से किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए परिपथ खींचिए तथा प्रयुक्त सूत्र का निगमन कीजिए। यानी कि हमें निकालना है आंतरिक, यानी कि स्मॉल आर, और कैसे? विथ फिगर। ठीक है, तो चलिए जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, कोई मान लेते हैं ये हमारा क्या है, एक सेल लगा हुआ है और ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। ठीक है, जिसे हम लिखते हैं क्या? स्मॉल आर से, ये प्लस ये माइनस। ठीक है, अब बाहर हमने लगा लिया एक प्रतिरोध। ठीक है, यहाँ पे हमने लगा लिया एक कुंजी, इसके बाद हमने लगा लिया एक बड़ा सा प्रतिरोध, यानी कि जिसे बोलते हैं लोड आर। ठीक है, ये हमारा बाह्य प्रतिरोध होगा, ये आंतरिक प्रतिरोध होगा। ठीक है, ये जो है हमारा सेल है, इस सेल का विद्युत वाहक बल कितना है? ई है, तथा इसका आंतरिक प्रतिरोध आर है। माना
कोई सेल, ध्यान से देखो, कोई सेल, इसी में आपके क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 दोनों का आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 दोनों इसी फिगर पर बेस्ड हैं। तो ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन से आपके दो आंसर हो रहे हैं, तो अगर एक क्वेश्चन आप गड़बड़ करेंगे देखने में तो दूसरे का भी आंसर लैप्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए काफी कम संख्या दिखाई दे रही है, और जितने भी बच्चे लाइक नहीं किए हैं सभी लोग लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए आगे देखिए, ये हो गया क्या, लोड प्रतिरोध आर। माना कोई शेल जिसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर तथा इसका विद्युत वाहक बल ई व बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर है, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर है, चित्रानुसार व्यवस्थित है, चित्रानुसार यानी कि चित्र के अनुसार क्या है, परिपथ में लगे हुए हैं, चित्रानुसार परिपथ में लगे हुए हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं, ध्यान से समझो, यहां पे माना आई धारा, कितनी धारा, आई धारा कितने समय के लिए प्रवाहित की जा रही है, टी समय के लिए। माना सेल द्वारा आई धारा टी समय के लिए परिपथ में प्रवाहित की जा रही है, ठीक है। माना स्मॉल आई धारा टी समय के लिए परिपथ में प्रवाहित की जाती है, ठीक है। बात समझ में आई। तो टी समय के लिए अगर प्रवाहित की जा रही है तो आई धारा टी समय के लिए, यानी कि टी समय में प्रवाहित धारा के लिए टोटल प्रवाहित आवेश, तो कुल आवेश कितना हो जाएगा, ठीक है। तो टी समय में प्रवाहित कुल आवेश कितना हो जाएगा बच्चों, कुल प्रवाहित आवेश कितना होगा, आवेश, क्योंकि आप जानते हो I बराबर क्या होता है, Q अपान टी, तो यहां से इंप्लाइज Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी, कितना हो जाएगा, I इंटू टी। तो प्रवाहित कुल आवेश कितना हो गया, I गुणे टी। अब लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट और ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इस Q कूलाम आवेश को प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा कितना कार्य करना पड़ता है, W कार्य करना पड़ता है। माना यहीं पे लिखो, माना Q कूलाम आवेश को प्रवाहित करने के लिए शेल द्वारा किया गया कुल कार्य कितना है, मान लेते हैं क्या, कैपिटल W है, ठीक है, जो कि दो भागों में परिपथ में क्या होती है, दो रूपों में कार्य करती है, जो कि परिपथ में दो रूपों में कार्य करती है। कौन कौन से दो रूप अभी बताते हैं, जो कि परिपथ में दो रूपों में कार्य करती है, जो कि परिपथ में दो रूपों में कार्य करती है। नंबर एक, सेल के आंतरिक प्रतिरोध R में, ठीक है, आंतरिक ऊर्जा के रूप में, पहला आंतरिक ऊर्जा के रूप में, और जो दूसरा है वाह्य परिपथ में प्रवाहित करने के लिए जो कार्य होगा वो वाह्य ऊर्जा कहलाएगी। तो वाह्य ऊर्जा,
बाह्य ऊर्जा, यानी कि W इक्वल टू क्या हो जाएगा, W आंतरिक प्लस W बाह्य, यानी कि एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। तो अगर हम देखें आंतरिक के लिए और एक्सटर्नल के लिए, ये मान लेते हैं हमारा क्या हो गया, समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 को Q से भाग कर दे रहे हैं, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 को Q से भाग करने पर, तो अगर हम समीकरण नंबर 1 को Q से कर देते हैं भाग, तो क्या आ जाएगा, W बटे Q बराबर W आंतरिक, ठीक है, बटे Q प्लस W बाह्य बटे Q। W आंतरिक बटे Q प्लस W बाह्य बटे Q, ये मान लेते हैं हो गया हमारा समीकरण नंबर 2, ठीक है। यहां तक जल्दी से नोट कीजिए। उसके बाद हम इसको करते हैं रिमूव, यानी कि इसको करते हैं इरेज, इसको मिटाते हैं, फिर आगे का क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी से इसे सभी लोग मिटाइए भाई, मतलब मिटाना मुझे है, आप लोगों को नोट करना है, जल्दी से नोट कीजिए, ठीक है। हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये क्या चीज है, W/Q, ये क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है। W/Q ये क्या चीज है, ये जो है W/Q ये क्या चीज है, सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है। इसकी हम बात करें तो पहले इसकी बात कर लेते हो। W/Q ये क्या चीज है, W/Q यानी कि ये वाह है, ठीक। तो एकांक आवेश को परिपथ तक प्रवाहित करने में सेल द्वारा किया गया वाह्य कार्य, ठीक है। ये क्या चीज है, सेल के द्वारा, यानी कि एकांक आवेश को सेल द्वारा वाह्य कार्य, यानी कि किसमें, प्रतिरोध R में, ठीक है। सेल द्वारा वाह्य प्रतिरोध, सेल द्वारा वाह्य प्रतिरोध में एकांक आवेश को सेल द्वारा बाह्य प्रतिरोध में प्रवाहित करने में किया गया कार्य, प्रवाहित करने में किया गया कार्य। तो ये कितना हो जाएगा, अगर यहां पे हम ओम के नियम को लगाएं तो यही क्या कहलाता है, V कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ये किसके बराबर हो जाएगा, V के, यानी कि सेल के जो टर्मिनल विभवांतर है उसके बराबर हो जाएगा। अगर ओम का नियम अप्लाई करोगे तो ये V इक्वल टू क्या होता है, I गुणे R, ठीक है। और ये क्या चीज है, ये W आंतरिक, तो W आंतरिक के लिए अगर यहां पे हम ओम का नियम देखें तो ओम के नियम से ये क्या चीज है, V, प्रतिरोध कितना है R, इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, तो I इंटू R, तो V इक्वल टू क्या हो गया, I इंटू R। इसी तरीके से जो आपका W आंतरिक है, यानी कि W आंतरिक अपान Q, ये क्या हो जाएगा, I इंटू क्या है, इसमें स्मॉल r है, I इंटू स्मॉल r है। तो अब सारा मान उठाकर क्या करना है, समीकरण नंबर 2 में हमें रख देना है। तो अब ये क्या हो जाएगा, सेल का विद्युत वाहक बल यानी कि E। तो अब क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से, 1 नहीं 2 है, समीकरण 2 से, तो सेल का विद्युत वाहक बल E इक्वल टू कितना हो जाएगा, W आंतरिक, ठीक है। W आंतरिक कितना है,
स्मॉल आई इंटू कैपिटल स्मॉल आर प्लस वाई कितना है स्मॉल आई इंटू कैपिटल आर। स्मॉल आई इंटू कैपिटल आर ये कितना होता है v होता है। यानी कि ये चीज अब हम करते हैं साफ, ठीक है। तो ये चीज मिल जाएगा हमको E इजकल टू आई आर प्लस वी। हमें निकालना क्या चीज है परिपथ के लिए प्रयुक्त सूत्र का निगमन आंतरिक प्रतिरोध यानी आर का मान, आंतरिक प्रतिरोध यानी स्मॉल आर। तो स्मॉल आर के लिए हमें क्या करना होगा बी को कर दो इस साइड, तो आई इंटू स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा ई माइनस वी। तो आर इक्वल टू स्मॉल आर बराबर यानी कि आंतरिक प्रतिरोध ई माइनस वी अपान कैप स्मॉल आई, या वी का मान रख सकते हो तो ई माइनस आई आर बटे आई, ठीक है। तो ये फार्मूला है, ये फार्मूला। लेकिन अगर यहीं आपसे पूछे, ठीक है, सेल का विभवांतर कितना होगा, सेल का विभवांतर, सेल का विभवांतर यानी कि v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इक्वल टू जो हो जाएगा आपका सेल का विभवांतर v इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, हमने क्या किया आई आर है ना, तो आई आर को भेज दो उस साइड, तो ये हो जाएगा E माइनस आई आर। ये सेल का विभवांतर है कब, जब सेल द्वारा धारा ली जाती है, जब सेल के द्वारा धारा ली जाती है, क्या होती है, सेल के द्वारा धारा ली जाती है। लेकिन अगर हम सेल को धारा दें, यानी कि अगर हम सेल को चार्ज करें, ठीक है, जब सेल को चार्ज किया जाता है, जब सेल को धारा दिया जाता है, धारा दिया जाता है, तो लेने और यानी कि सेल में जब धारा सेल से ली जाएगी तो धारा की दिशा अलग होगी। जब सेल को धारा हम देंगे, देखो सेल से धारा लेंगे तो प्लस से माइनस की ओर, लेकिन जब सेल को धारा देंगे तो देने वाली धारा इस डायरेक्शन में हो जाएगी, यानी दोनों के नेगेटिव हो जाएंगे। तो यहाँ का नेगेटिव यही बदल जाएगा पॉजिटिव में, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा E प्लस आई आर। यानी ऐसी कंडीशन में देखो जब सेल से धारा ली जाती है तो ऐसी कंडीशन में जो सेल का विद्युत वाहक बल होता है, ठीक है, वो ज्यादा होता है किससे, सेल के विभवांतर से। लेकिन जब सेल को हम धारा देते हैं यानी सेल को चार्ज करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में सेल का जो टर्मिनल विभवांतर होता है वो सेल के विद्युत वाहक बल से ज्यादा होता है, ठीक है। जल्दी से यहां तक नोट कीजिए, ठीक है, उसके बाद हम मिटाते हैं। चलिए नोट हो गया, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 को अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 है किसी सेल के विद्युत वाहक बल तथा इसके सिरों के बीच विभवांतर में क्या संबंध है। तो सेल के विद्युत वाहक बल यानी कि E और सेल के विभवांतर V में क्या संबंध है। तो अभी अभी हमने आपको बताया E इक्वल टू क्या होता है B प्लस आई आर, या V इक्वल टू E माइनस आई आर। अभी अभी हमने प्रूफ किया, बोलो किया या नहीं किया। तो ये क्वेश्चन आप कर लोगे, सेम चीजें आपको करनी है जो अभी अभी हमने करवाया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, चुंबक के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जिसे, ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, इससे डिनोट किस से करते हैं, कैपिटल एम से।
कैपिटल एम की हमें लिखनी है परिभाषा। लेकिन उससे पहले मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं ये क्या है, हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, यानी कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र ये क्या है? बी है। अब इसके अंदर अगर हम क्या करते हैं, किसी चुंबक को इस तरीके से रख देते हैं, ठीक है, क्षेत्र के साथ कितना कोण बनाते हुए? थीटा कोण। ये क्षेत्र के साथ कितना कोण बना रहा है? थीटा कोण। तब अब देखो, नॉर्थ पोल साउथ पोल, माना किसी चुंबक को जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल एम है। देखिए, बार बार एक ही बात बोलते हैं आप सभी लोगों से कि आप लोग सेशन को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा, और जितने भी बच्चे लाइव हैं, ठीक है, लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आज के इस सेशन में आपके सारे क्वेश्चन जो है कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है, प्रॉब्लम यह है, ये जो यहां पे आपको माइक दिख रही है, कभी कभी पता नहीं क्या हो जाता है इस माइक को कि इसमें करंट आने लगता है। ठीक है, जैसे ही शरीर या हाथ इससे टच होता है तो फिर 440 वोल्ट का जो है झटका लग ही जाता है। ठीक है, आप गाना तो सुने हो, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, तो यही काम इसका कभी कभी हो जाता है, जैसे कि अभी जस्ट हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं क्या बात है, पहले सेशन को कंप्लीट करते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें करंट क्यों आ रहा है। चलिए, मान लेते हैं किसी चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m है। ठीक है, किसी चुंबक को जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B से थीटा कोण पर, ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B से थीटा कोण पर चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा गया है, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा गया है। अब अगर जितने भी बच्चे परेशान हो कि ये सारी चीजें सर हम लिखेंगे कैसे, तो बेटा ये याद की हुई चीजें नहीं है, ये सारी चीजें फिगर से आ रही हैं। कैसे आ रही हैं? जैसे देखिए, ये हमारा क्या है? चुंबक है, ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। इसको हमने कहाँ रखा? चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा। कितने कोण पर रखा? थीटा कोण पर। मान लेते हैं इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना है? कैपिटल एम है। तो मान लेते हैं इस चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना है? कैपिटल एम है। केवल यही एक लाइन माननी है। जो चीज आपसे पूछा क्या है? चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, यानी तो मान लेते हैं किसी चुंबक का जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एम है, कहाँ रखा गया? किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा गया है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा गया है। ठीक है, तब चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इस पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण कितना हो जाएगा? तब इस पर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र द्वारा एक बल आघूर्ण कार्य करेगा। कौन सा बल आघूर्ण करेगा? आप याद करो, अगर यही हम बात करते चुंबकीय क्षेत्र की, किसकी? चुंबकीय क्षेत्र नहीं, वैद्युत क्षेत्र की अगर हम बात करते तो क्या होता? वैद्युत क्षेत्र E होता, और इसमें हम रखते द्विध्रुव यानी कि डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो एक बल इधर लगता, एक बल इधर लगता, तो वही सेम चीज यहां पे है, एक बल इधर लगेगा, एक बल इधर लगेगा। तो जब दो बल एक साथ किसी चीज पर कार्य करते हैं तो ये बलयुग्म आघूर्ण कहलाता है, उस पर जो लगता है। ठीक है, तो रखा गया है। अब तब चुंबक पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण टाउ बराबर क्या हो जाएगा? एम बी। एम क्या है? इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एम बी साइन थीटा। लेकिन हमें तो भैया टाउ चाहिए नहीं, हमें चाहिए क्या? एम चाहिए। क्या चाहिए? एम चाहिए। तो यहां से एम इजकल टू क्या हो जाएगा? एम इजकल टू हो जाएगा टाउ। अच्छा, उससे पहले टाउ का मान मैक्सिमम कब होगा?
टाउ का मान मैक्सिमम कब होगा? जब साइन थीटा का मान मैक्सिमम होगा, क्योंकि m फिक्स है, v फिक्स है, वेरी कौन करेगा? केवल थीटा। तो थीटा अगर हमारा क्या हो जाए? मैक्सिमम हो जाए, और साइन थीटा का मैक्सिमम मान 1 होता है, जिसका मान होता है 90। तो टाउ मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम बी, यानी कि ठीक है साइन थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा इक्वल टू 1, यानी कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां से कैपिटल एम इक्वल टू क्या हो जाएगा? टाउ मैक्स अपान कैपिटल बी, टाउ मैक्स अपान कैपिटल बी। टाउ मैक्स क्या है? टाउ मैक्स क्या है? टाउ मैक्स जो है किसी चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखने पर उस पर कार्यरत बल आघूर्ण। V क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। यानी कि अगर हम चुंबकीय क्षेत्र से किसी भी ठीक है बल आघूर्ण पर अगर हम बल आघूर्ण में चुंबकीय क्षेत्र से भाग कर देते हैं तो हमारा निकल आएगा क्या चीज? क्या निकल आएगा? M। यहीं पे एक लाइन लिखो, यदि B बराबर 1 तो कैपिटल M बराबर क्या हो जाएगा? टाउ मैक्स। क्या हो जाएगा? टाउ मैक्स। अब यहां से बेटा आपकी निकल के आएगी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा। यहां तक करो नोट, उसके बाद बताते हैं। मुझे आज बहुत ज्यादा प्यास लग रही है। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब देखो B का मान 1 यानी कि एकांक। एकांक चुंबकीय क्षेत्र में, एकांक चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे गए चुंबक पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण चुंबक के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। ठीक है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसी चुंबक को, ठीक है, किसी चुंबक को या उस चुंबक को एकांक चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, एकांक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से लंबवत या क्षेत्र के लंबवत रखने पर कार्यरत उस चुंबक पर चुंबकीय बल युग्म आघूर्ण के बराबर होता है। सिंपल सी लाइन। ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। चलिए देखिए, किसी चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसी चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उस चुंबक को एकांक चुंबकीय क्षेत्र, यानी B का मान 1 है तो एकांक हो गया, एकांक चुंबकीय क्षेत्र से, एकांक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखने पर, एकांक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखने पर उस चुंबक पर कार्यरत चुंबकीय बलयुग्म आघूर्ण के बराबर होता है। ठीक है, इसके अगर मात्रक की बात की जाए तो टाउ का मात्रक न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, और ये क्या चीज है? V जो है वेबर, इसका मात्रक क्या होता है? वेबर। बल युग्म आघूर्ण है, यानी कि बल गुणे, ठीक है, आघूर्ण यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, इसके सामर्थ्य की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है आपकी हो गई भैया चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा। ठीक है, सबको समझ में आ गया? बोलो हाँ या ना, जल्दी से बताओ।
इसके अगर मात्रक की हम बात करें, मात्रक देखा जाए, टाउ का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर बटे v क्या चीज है, चुंबकीय क्षेत्र वेबर, और वेबर को हम क्या लिखते हैं, न्यूटन मीटर, क्या लिखते हैं, न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, क्योंकि b का मात्रक क्या होता है, v का जो मात्रक होता है ये न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, न्यूटन बटे एम्पियर मीटर। तो यहां पे हम कर देते हैं न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, तो ये एम्पियर मीटर चला जाएगा ऊपर, न्यूटन से न्यूटन जाएगा कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, क्या इसका मात्रक बन गया, एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब इसके अगर हम बीमा की बात करें तो बीमा क्या हो जाएगा, एम्पियर की बीमा हो जाएगी ए मीटर यानी कि एल स्क्वायर है स्क्वायर, ए एल स्क्वायर या m0 एल स्क्वायर T0 ए, ठीक है। ये चीज, जो चीज नहीं है वो चीज जीरो। और ये राशि कैसी है, तो बेटा ये जो है आपकी सदिश राशि है। कौन सी राशि है, सदिश है, ठीक है। कैसी क्वांटिटी है, सदिश क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा के लिए सबसे पहले आपको ये नीचे वाला काम करना होगा, उसके बाद फिर ऊपर वाला, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16, बायो-सेवर्ट का नियम मैंने उसी दिन एक्सप्लेन कर दिया था, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत तो है नहीं, बहुत सिंपल है। अगर नहीं आएगा तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता देना, हम आपको जो है दूसरे दिन बता देंगे, ठीक है। अच्छा आगे आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। जैसे मान लीजिए ये क्या है, कोई वृत्ताकार कुंडली है, मान लेते हैं ये क्या है, कोई वृत्ताकार कुंडली है जिसमें क्या प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है। अब हम मान लेते हैं यहां से ये इसका केंद्र हो गया वो, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, आर, क्योंकि ये हो गई वृत्त की त्रिज्या। अब यहां से हम ले लेते हैं कोई सूक्ष्म क्षेत्रफल, या सॉरी सूक्ष्म अवयव हमने ले लिया डीएल, सूक्ष्म लंबाई हमने ले लिया डीएल। इस सूक्ष्म लंबाई में बहने वाली हो गई धारा आई। तब अब बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार, या पहले एक लाइन लिख लीजिए, माना कोई वृत्ताकार कुंडली, कोई वृत्ताकार कुंडली, ठीक है, जिसका केंद्र O है तथा इसकी त्रिज्या स्मॉल r है, ठीक है। माना वृत्ताकार कुंडली में, वृत्ताकार कुंडली में आई धारा प्रवाहित होती है। तब वृत्ताकार कुंडली के सूक्ष्म लंबाई dl के कारण वृत्त के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा कितनी है, मान लेते हैं डेल्टा बी। तब बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार, बायो-सेवर्ट के नियम से डेल्टा वी इक्वल टू क्या हो जाएगा,
μ0 अपान 4 पाई आई dl बटे आर स्क्वायर, आई dl बटे आर स्क्वायर। ठीक है, ये है क्या चीज, वृत्ताकार। अब अच्छा, एक चीज और होता है, यहाँ पे साइन थीटा होता, लेकिन कोई भी वृत्त के केंद्र से अगर हम परिधि को मिलाएंगे तो वो हमेशा वृत्त की परिधि पर क्या होगा, लंब होगा, यानी साइन थीटा का मान कितना आएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि लंब है तो थीटा का मान 90 डिग्री और साइन 90 का मान 1, तो इसलिए साइन थीटा यहाँ पर लिखा नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया सूक्ष्म लंबाई के कारण। पूरे वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, पूरे वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न, कुंडली के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, V = समेशन डेल्टा बी। कहने का मतलब अगर ऐसे ऐसे छोटे छोटे डेल्टा वी हम जोड़ते जाएं तो पूरे वृत्ताकार कुंडली के कारण मिल जाएगा, तो समेशन का मतलब वही हो गया। ठीक है, तो यही चीज μ0 अपान, या हमने आपको हो सकता है एक और मेथड से करवाया हो, यहाँ पे सीधे सीधे हमने लगा दिया हो क्या चीज, इंटीग्रेशन डेल्टा बी। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन आप लगा लोगे तो इंटीग्रेशन μ0 अपान 4 पाई आई dl बटे आर स्क्वायर। अब जो चीजें कांस्टेंट है उसको कर लो बाहर, तो कांस्टेंट है हमारा μ0 अपान 4 पाई और वृत्त की त्रिज्या भी कांस्टेंट है 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, अंदर हो जाएगा इंटीग्रेशन के आई भी बाहर कर लो dl। तो इंटीग्रेशन आई dl क्या होता है, आइडियल जोड़ते जाओगे तो क्या मिलेगी, वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी, चूंकि इंटीग्रेशन dl = क्या हो जाएगा 2 पाई r। अब ये चीज अगर हम रख दें तो v = क्या हो जाएगा μ0 अपान 4 पाई i इंटू आर स्क्वायर इंटू 2 पाई r। तो एक r से एक r कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, तो v = कितना आ गया μ0 i बाई 2 इंटू r। तो यही जो है वृत्ताकार कुंडली के कारण, ठीक है, किसी वृत्ताकार कुंडली के कारण वृत्त के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। नोट पॉइंट करके लिख लो, यदि वृत्त में, नोट पॉइंट बनाओ, यदि वृत्ताकार कुंडली में n फेरे हों, कितने, यदि वृत्ताकार कुंडली में स्मॉल n फेरे हों तो बाहर n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यानी यही फार्मूला आपका हो जाएगा v = μ0 अपान 2 इंटू ni बटे r। ठीक है, हो गया, नोट कीजिए, नोट करिए जल्दी से, उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नोट हुआ? चलिए आगे आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा, चुंबकत्व के परमाणुीय मॉडल की व्याख्या कीजिए। जैसे मान लीजिए अगर हम किसी भी परमाणु की बात करें, ठीक है, या किसी भी पदार्थ की बात करें, तो कोई भी पदार्थ जो है वो असंख्य परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर हम किसी पदार्थ की बात करें तो कोई भी पदार्थ हमारे क्या होते हैं, असंख्य परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। और अगर हम परमाणु की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, परमाणु की बात करें, तो प्रत्येक परमाणु में क्या होता है, एक केंद्र होता है, जिसके अंदर क्या होता है, जो केंद्र होता है वो हमारा नाभिक कहलाता है, और नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो यानी एक बीच में क्या हो जाता है, केंद्र हो जाता है, सेंटर, जिसे हम बोलते हैं नाभिक, और इसके
बाहर वृत्ताकार कक्षा में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है क्या करते हैं, गति करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या चीज, नाभिक। ये इसके चारों ओर क्या हो गए, वृत्ताकार कक्षा हो गई, जिसके ऊपर क्या हो गए, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कक्षीय चाल से यानी कि v वेग से, इस प्रकार से v वेग से क्या करते हैं, कक्षीय वेग, इसको बोलते हैं कक्षीय चाल। ठीक है, तो कक्षीय वेग यानी कि कक्षीय चाल से जो है ये नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। लेकिन ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर v वेग से तो कक्षीय परिक्रमण यानी कि कक्षीय वेग से तो गति करते ही करते हैं, उसके साथ साथ ये अपनी धुरी पर चक्रण भी करते हैं। यानी ये ऐसे ऐसे लौटते हुए, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे लौटते हुए यानी कि लौटते हुए ऐसे से आगे बढ़ते हैं, ऐसे रोल करते हुए यानी कि चक्रण करते हुए। ठीक है, अरे जैसे लट्टू आपने देखा है, लट्टू क्या होता है, अपनी धुरी पर क्या होता है, गोल गोल घूमता है, और अगर मान लीजिए कहीं ढाल है तो ऐसे गोल गोल घूमते घूमते आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। तो वही चीज है कि इलेक्ट्रॉन जो है हमारा क्या है, अपने धुरी पर चक्रण करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपने धुरी पर चक्रण करता है। चक्रण करते हुए नाभिक के चारों ओर क्या करता है, कक्षीय चाल से यानी कि v कक्षीय चाल से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षक में क्या करता है, परिक्रमा करता है। लेकिन इसी चक्रण के कारण जो हमारा परमाणु है इसमें क्या उत्पन्न होता है, चुंबकत्व का गुण यानी कि चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। और ये चुंबकीय आघूर्ण 90% चक्रण के कारण होता है और 10% कक्षीय चाल के कारण होता है, कक्षीय परिक्रमण के कारण होता है। कक्षीय परिक्रमण यानी कि कक्षा में जो घूम रहा है उसके कारण 10% चुंबकीय आघूर्ण, और जो अपनी धुरी पर घूमता है इसके कारण 90% चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। यही चुंबकत्व के परमाणुवीय मॉडल की क्या है, व्याख्या है। फिर से एक बार सुनिए, पदार्थ असंख्य परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है और परमाणु के केंद्र पर एक नाभिक होता है, और उस नाभिक के चारों ओर कक्षक में इलेक्ट्रॉन जो है कक्षीय वेग से चक्रण करते हुए कक्षीय परिक्रमण करते हैं, जिसके फलस्वरूप परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। और यह चुंबकीय आघूर्ण 90% इलेक्ट्रॉन के चक्रण के कारण होता है और 10% कक्षीय परिक्रमण के कारण होता है। ठीक है, बात समझ में आई? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंतर लिखना है, ये काम आप खुद कर सकते हो। ठीक है, अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय लौह पदार्थों में अंतर लिखना है। तो ये क्वेश्चन हो गया बेटा होमवर्क में। ठीक है, इसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा, नहीं आएगा तब पूछिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ठीक है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। और अगर हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम की बात करें तो बहुत सिंपल और आसान सी चीजें हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ये रहा दायां हाथ। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम ये कहता है कि अगर हम अपने दाएं हाथ की तीनों उंगलियां, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं, इस प्रकार, ठीक है, कैसे, इस प्रकार से फैलाएं कि तीनों एक दूसरे से क्या हो, लंबवत हो, तीनों एक दूसरे से क्या हो, लंबवत हो। यदि अंगूठा चालक के गति की दिशा, यदि अंगूठा चालक के गति की दिशा यानी कि चालक किस दिशा में, चालक तार जो है किस दिशा में गति कर रहा है, ठीक है, और ये जो है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है, तो ये जो मध्यमा है ये प्रेरित धारा को व्यक्त करती है। जैसे कहने का मतलब ये है कि आप लोग अच्छी तरीके से पढ़े हैं कि अगर हम किसी कुंडली के पास किसी चुंबक को, ठीक है, या जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, कोई
मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर अगर हम किसी चालक तार को या चालक को गति कराएंगे तो चालक की गति के कारण, ठीक है, अगर हम क्या करें, इसके अंदर किसी चालक को क्या करें, मूव कराएं, तो चालक के गति के कारण इसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी? प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। ठीक है, बात समझ में आई? कैसे? जब हम चालक को मूव कराएंगे, चुंबकीय क्षेत्र है तो चुंबकीय फ्लक्स होगा, चुंबकीय फ्लक्स होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और चुंबकीय फ्लक्स में जैसे ही परिवर्तन हुआ तुरंत फैराडे का नियम लागू हो गया। फैराडे के नियम के अनुसार चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण प्रेरित धारा और प्रेरित विभवांतर दोनों चीजें उत्पन्न होती हैं। तो ये जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है, ये प्रेरित धारा निकालने का नियम है। तो वही चीज हम कह रहे हैं कि अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक तार गति कर रहा है और उसकी दिशा अगर हमें निकालनी हो कि उसमें प्रेरित धारा किस दिशा में होगी, तो उसके लिए हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम इस्तेमाल में लाते हैं। और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ की परस्पर 3 अंगुलियां, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे से लंबवत हो, यानी कि तीनों एक दूसरे के साथ 90 अंश के कोण पर हों, तब यदि अंगूठा चालक के गति की दिशा, यानी चालक किस दिशा में मूव कर रहा है, जैसे मान लीजिए ये चालक हमारा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और जैसे मान लीजिए ये चालक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में है, तो इसमें जो प्रेरित धारा होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, अब बात समझ में आई? अंगूठा चालक की गति, बी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो ये जो मध्यमा है ये प्रेरित धारा की दिशा को बताएगी। ठीक है, स्पष्ट समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए वही सेम चीज, फैराडे की वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए। तो 2 नियम है, 2 नियम है, कई बार बताए हैं। कर लोगे बच्चों? बोलो। नहीं कर पाना तो बिल्कुल बता देना, हम इसको करवा देंगे। आगे भंवर धाराओं के अनुप्रयोग लिखने हैं। ठीक है, भंवर धाराओं के क्या इस्तेमाल है? तो अगर हम भंवर धाराओं के अनुप्रयोग की बात करें तो भंवर धाराएं जो है, सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट अनुप्रयोग है कि रेलगाड़ी के ब्रेक में, ठीक है, रेलगाड़ियों में जो ब्रेक लगता है जिससे आपको झटके नहीं लगते हैं, उसमें जो है भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है, यानी ईडी करंट का। चलिए आगे देखें, वाटहीन धारा क्या है? पहले दिन हमने एक्सप्लेन किया था। आप वीडियो नंबर 1, यानी कि जो लघु उत्तरीय प्रश्न की सीरीज जो हमने स्टार्ट की थी, आप फर्स्ट वीडियो, ठीक है, वीडियो नंबर 1 में आप इसको देख सकते हैं, वीडियो 1 में आप देख सकते हैं। वहां पे हमने एक्सप्लेन किया था वाटहीन धारा क्या है, और ये चीजें सिस्टम से सिस्टमेटिक ढंग से आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, और चौक कुंडली ये आपको पढ़ना ही नहीं बेटा। आगे विस्थापन धारा क्या है, ये भी मैंने आपको बताया था पूरा एक्सप्लेन करके। जब आपका इंपॉर्टेंट नहीं, डे 3, ठीक है, आपका एक वीडियो चल रहा था जिसमें 3 ईयर PYQ, इसमें डे जो 3 है आपका, उसमें हमने एक्सप्लेन किया था। डे 3 या 4 कोई एक डे है जिसमें हमने विस्थापन धारा को पूरी अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया था। विस्थापन धारा का हमने निगमन भी किया था, यानी कि ID = ε0E d∅E/dt। ये जो है आपकी होती है विस्थापन धारा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट, और डिस्प्लेसमेंट जो करंट है वो ε0 d∅E/dt के बराबर होती है। ठीक है, ये चीज 3 ईयर PYQ में आप देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो नंबर 3 में इसको हमने प्रूफ कराया है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि निम्न वैद्युत चुंबकीय तरंगों के, बात हो रही है वैद्युत चुंबकीय तरंगों की, तो इन वैद्युत चुंबकीय तरंगों के 2 उपयोग लिखने हैं। क्या करने हैं? 2 उपयोग लिखने हैं। सबसे पहला उपयोग लिखना है किसका? क्या दिया भाई? सूक्ष्म तरंगे। सबसे पहला जो उपयोग लिखना है वो सूक्ष्म तरंगों का है। ठीक है, यानी कि सूक्ष्म तरंगों की अगर हम बात करें तो वो जिसे हम लोग बोलते हैं माइक्रोवेव,
और इसका जो उपयोग है, ठीक है, माइक्रोवेव का, वो रेडार व माइक्रोवेव ओवन में, ठीक है। जो सूक्ष्म तरंगे हैं आपकी, जो सूक्ष्म तरंगे हैं, ये रेडार में प्रयोग की जाती हैं। किसमें? रेडार में। और दूसरी चीज माइक्रोवेव ओवन, ठीक है, माइक्रोवेव ओवन है जो खाना गर्म करने वाला आता नहीं, बड़े बड़े दुकानों पे भी देखे होंगे, अब तो लोग घर में भी रखने लगे हैं छोटा सा माइक्रोवेव, उसमें फट से जो है रखते हैं और जो है गर्म हो जाता है, उसमें एक अलग टाइप का बर्तन होता है, ठीक है। तो वो जो है माइक्रोवेव ओवन जो है वो आपका चलता है सूक्ष्म तरंगों पर, ठीक है। अगला है आपका औरक्त, ठीक है। तो औरक्त की अगर हम बात करें तो पौध घरों में पौधों को गर्म रखने के लिए, ठीक है, इसका उपयोग करते हैं पौध घरों में पौधों को गर्म रखने के लिए, पौधों को गर्म रखने के लिए। और दूसरा जो उपयोग है वो युद्ध के समय, यानी कि दिन के समय में, ठीक है, दिन के समय में कोहरे के आर पार देखने के लिए, ठीक है। दिन के समय में अगर कोहरा हो गया, जैसे ठंडी की अगर हम बात करें तो ठंडी में मैक्सिमम कोहरे होते हैं, तो दिन के समय में कोहरों के आर पार देखने के लिए औरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। दो प्रयोग हमसे पूछ रहा है। तीसरा है परावैगनी, ठीक है। तो परावैगनी की अगर हम बात करें, ठीक है, इससे जो है, जो हमारे पुराने दस्तावेज हैं उसमें जो अंगूठे के निशान है वो नकली हैं कि असली हैं, इन सब चीज़ों का पता लगाने के लिए, पुराने दस्तावेजों में जो सिग्नेचर हैं, जो अंगूठे के निशान हैं, वो नकली हैं या असली हैं, उसका पता करने के लिए परावैगनी किरणों का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा जो है खाने वाली वस्तुओं के संरक्षण में, यानी अगर कोई खाने की चीज़ है उसको सुरक्षित हमें कई दिन तक रखनी है तो उसमें भी परावैगनी किरणों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और एक्स किरणों की अगर हम बात करें तो आप सबको पता है कि एक्स किरणें चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत एक्सरे, जिसको हम बात करते हैं एक्सरे, ठीक है, कहीं हड्डी या कुछ भी क्रैक हुआ, कहीं दर्द हो रहा तो सबसे पहले, यानी हड्डियों में अगर कहीं दर्द, सबसे पहले डॉक्टर बोलेंगे बेटा एक्सरे कराओ। तो एक्सरे जो होती है वो यही चीज, तो सबसे पहला उपयोग क्या हो गया? चिकित्सा के क्षेत्र में। और अगर हम दूसरा उपयोग बोलें, ठीक है, एक्सरे। और कोई भी अगर क्रिस्टल है, दूसरा अगर मान लीजिए कोई आपका क्रिस्टल है तो इसकी आंतरिक संरचना ज्ञात करने में, क्रिस्टल की आंतरिक संरचना ज्ञात करने में, ठीक है। तो ये हो गया आपके वैद्युत चुंबकीय तरंगों के दो उपयोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन पे। प्रकाश प्रकीर्णन पढ़ना ही नहीं है, छोड़ो इसको, चलिए आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। रैले प्रकीर्णन पढ़ना ही नहीं है। हाँ, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता। तो अगर हम सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता। इससे आप क्या समझते हैं या इसका क्या तात्पर्य है? तो अगर हम बात करें, शायद विभेदन क्षमता वाला टॉपिक भी रिमूव हो गया है ना। ठीक है, ये भी रिमूव हो चुका। चलिए आगे देखें। अच्छा, एक क्वेश्चन दो बार। हाँ, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? क्लास 10th की चीजें हैं, अपवर्तन के बारे में एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं, आप लोग इसे अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आगे अगर हम देखें, लेंस को जल में डुबाने पर क्या होती है, उसकी प्रकृति क्या होती है? चेंज हो जाती है, यानी कि उसकी फोकस दूरी क्या होती है? बदल जाती है। जब हम लेंस को क्या है, जल में डुबाते हैं तो लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? बदल जाती है, ठीक है। अगर जल का अपवर्तनांक ज्यादा, यानी कि लेंस के अपवर्तनांक से ज्यादा है, तो वो जो लेंस, अगर हम अवतल लेंस से डुबाएंगे तो वो उत्तल लेंस की तरीके से बिहेव करेगा, उत्तल लेंस को डुबाएंगे तो वो अवतल लेंस की तरीके से बिहेव करेगा, ठीक है। आगे आपका वर्ण विक्षेपण है। तो वर्ण विक्षेपण और विचलन कोण से आपको सबको मालूम है विचलन कोण क्या चीज है, ठीक है, कि कोई भी रंग, ठीक है, अपने मार्ग से कितना, यानी कि प्रिज्म से निकलती है, यानी कि अपने मार्ग से वो कितना विचलित होती है। और वर्ण विक्षेपण क्या है कि जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर आपतित होती है, प्रिज्म पर पड़ती है, तो वो अपने सातों रंगों में क्या होती है? विभक्त हो जाती है, जिसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और कोई रंग, ठीक है, कितना ज्यादा जो है मुड़ती है, यानी कि अपने मार्ग से जितना अधिक वो विचलित होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? विचलन कोण बोलते हैं। व्यतिकरण तथा विवर्तन,
पहले दिन हमने आपको बता दिया था, यानी ये जो सीरीज चल रही इस समय जो 7 अप्रैल वाली तैयारी है, 7 अप्रैल का जो पहला वीडियो था उसमें मैंने आपको व्यतिकरण और विवर्तन में बताया था, यानी कि जब कोई प्रगामी तरंगे एक साथ एक ही माध्यम में संचरित होती हैं तो उनके अध्यारोपण से माध्यम में किसी किसी स्थान पर तीव्रता मैक्सिमम तो कहीं मिनिमम हो जाती है, जिसे, ठीक है, इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश की व्यतिकरण कहते हैं। और जब कोई, ठीक है, उसे व्यतिकरण कहते हैं। जब कोई प्रकाश किसी पतले छिद्र से होकर गुजरती है तो वो छिद्र के किनारों पर आंशिक रूप से थोड़ा क्या होती है, मुड़ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। ये व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कुल मिला के आपको डेफिनेशन लिख देनी है व्यतिकरण और विवर्तन की, यही आपका अंतर हो गया। आगे कंपन तल तथा ध्रुवण तल की अगर हम बात करें, पोलराइजेशन जिसकी हम बात करते हैं, तो पोलराइजेशन रिमूव हो चुका, पोलराइजेशन की बात ही नहीं करनी है। प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध निकालिए, ठीक है। जो आपके इंपॉर्टेंट डेरिवेशन वाले, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन का जो सीरीज है उसमें व्यतिकरण के लिए हमने जो है निकाला था, ठीक है। या जो 3 ईयर PYQ हमने बताया था, 3 ईयर PYQ, यानी जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बेटा सॉल्व किए हैं उसमें इसका आंसर मिल जाएगा। जितने बच्चे 3 ईयर PYQ वाला सेशन नहीं देखें, टोटल इस पे 6 वीडियो हैं, यानी कि 2 सेट हमने सॉल्व करवाए हैं, 2 पेपर हमने सॉल्व करवाए हैं। तो फटाफट से जो है, जो नहीं देखा है उसको आप देख लीजिए, ठीक है। 2 पेपर, दोनों पेपर को अगर देखोगे तो अप्रॉक्सीमेट लगभग आपका 3 से 4 घंटा जाएगा, लेकिन 3 से 4 घंटे में आपके 2 पेपर तैयार हो जाएंगे। तो सबसे पहला हम सजेशन यही देंगे कि आप लोग दिन में आराम से बैठकर इसको जो है देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रकाश के ध्रुवण है, ये नहीं है, मेलस का नियम ये भी नहीं पढ़ना, ब्रूस्टर का नियम ये भी नहीं पढ़ना, प्रकाश के वैद्युत उत्सर्जन, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधी नियम, ठीक है, ये भी आपको उसमें हमने करवा दिया है 3 ईयर PYQ में। तो इसका भी सलूशन आप 3 ईयर PYQ में आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण E बराबर, बहुत ईजी है, ये आपके इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में मैंने करवाया है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 to 14 जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की सीरीज है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, उसमें इसका आपका सलूशन मिल जाएगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको दोबारा भी बता देंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी घूम फिर के कहीं ना कहीं आ जाएंगे, इसीलिए इसको अभी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि हमें बताना एक बार है, ठीक है। तो इसीलिए इसको अभी हम क्या कर रहे हैं, छोड़ दें, क्योंकि घूम फिर के ये कहीं ना कहीं आएंगे ही आएंगे। बात समझ में आई। अभी जब हम सैंपल पेपर सॉल्व करवाएंगे या एक 3 ईयर PYQ सॉल्व करवाएंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोटान का गतिक द्रव्यमान का केवल आपको फार्मूला लिखना है और कुछ नहीं करना। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोर परमाणु मॉडल लिखना है। अच्छा, और कौन से कितने क्वेश्चन बचे हैं, रेडियो एक्टिव है नहीं, इसकी बातें नहीं करनी है। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, नाभिकीय तल, और क्या बचा हुआ, द्रव्यमान क्षति। तो नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान और न्यूक्लियाने के कुल द्रव्यमानों के अंतर को हम द्रव्यमान क्षति कहते हैं, ठीक है। ये भी नहीं करना है, अर्धायु वाला ये भी नहीं करना है। हाँ, ऊर्जा बैंड के आधार पर इसको आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। LED, उसके बाद चैप्टर नंबर 14 पे देखिए, चैप्टर नंबर 14 का एक हमने आपका मैराथन क्लास लिया है, 2 क्लास है, तो आप उसको देख लीजिए। चैप्टर नंबर 14 के जितने भी क्वेश्चन ये बच रहे हैं, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, 52, 53, ठीक है, बस इतना ही क्या, 52, 53 आपके हो जाएंगे, 52, 53, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 14 के 2 लेक्चर हैं, ठीक है। अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी के 2 लेक्चर हैं, 2 लेक्चर में पूरा चैप्टर हम फिनिश किए हुए हैं। आप उसको देख लीजिएगा, आपका जो है पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी का। तो आज जो है आपका ये सेशन पूरी तरीके से हो गया बेटा कंप्लीट, ठीक है, ओके। चलिए, अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट और बेहद जरूरी बात है, ठीक है, उसको जरा देखिए, आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि वो क्या चीजें हैं,
एग्जाम टाइम है और एग्जाम टाइम में ये चीज़ें, ठीक है, इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पढ़ाई में कोई डाउट आ रहा है तो क्योंकि हर समय 24 आवर आपके पास टीचर तो अवेलेबल है नहीं, या आप किसी से हमेशा 24 आवर तो पूछ नहीं सकते, तो उन सभी चीज़ों के लिए आपके पास है डाउटनेट का ऐप। ठीक है, ये डाउटनेट का ऐप है। डाउटनेट के ऐप से आप अपने प्रॉब्लम की फोटो खींचिए, फोटो खींच के जैसे ही आप उसे क्रॉप करेंगे तुरंत उसका वीडियो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, आप फ्री में अनलिमिटेड सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये सुविधा क्लास 6 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए, साथ साथ IIT, जेई, नीट, यूपी, ठीक है, बिहार, राजस्थान, अदर स्टेट बोर्ड, जितने भी स्टेट बोर्ड हैं सभी के लिए ये सुविधा अवेलेबल है। ठीक है, और अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो या साइंस में कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ है तो आप जो है इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इस ऐप पर आपको मिलती है ऑनलाइन क्लासेस, जो कि क्लास 9 to 12 साथ साथ IIT, जेई और नीट की। और देखिए बहुत सारे बच्चे, ठीक है, इनरोल होकर इस क्लास में स्टेट टॉपर भी रह चुके हैं और अपने मैक्सिमम अंक स्कोर किए हैं। और डाउटनेट के इस ऐप को आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउटनेट के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, इस लिंक पर क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। और किसी को कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। जिस भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, सारी दिक्कतें आपकी दूर कर दी जाएंगी। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए गए हैं आप उन सभी को सॉल्व करके टेलीग्राम पे सेंड कर दीजिएगा, या कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बता दीजिएगा कि सर आपका होमवर्क हमने कर लिया। या जो क्वेश्चन नहीं आएगा क्वेश्चन का नंबर डाल देना और बोल देना कि सर ये क्वेश्चन नहीं आए हैं, इस क्वेश्चन को डिस्कस कर दीजिएगा, तो एक डाउट सेशन ले लेंगे, इसकी कहानी तमाम, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्नों की कहानी तमाम। अब हम इसके बाद शुरू करेंगे न्यूमेरिकल की सीरीज। क्या शुरू करेंगे? न्यूमेरिकल की सीरीज। ठीक है, ओके बच्चों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके, थैंक यू।